नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस नेता की जो किस पार्टी में चुनाव लड़ता है, फिर उसी पार्टी को लताड़ता है, किस नेता के साथ फोटो खिंचवाता है, किस पार्टी और उसी नेता की पार्टी को आड़े हाथों लेता है, किसके साथ गठबंधन करता है, गठबंधन करने के चुनाव लड़ने के बाद अपने गठबंधन के उसी साथी को फिर निशाने पर लेता है। यानी कुल मिलाकर वो नेता किसके साथ है और किसके साथ नहीं, ये सवाल जब पूछा जाता है तो जवाब मिलता है वो खुद जाने या खुदा जाने। हम बात कर रहे हैं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की, जिन्होंने 2022 का चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा और कुछ ही दिनों के बाद अखिलेश यादव को एसी से निकलने की सलाह देते हुए उन्हें जब तब लताड़ने लगे। बीजेपी और योगी सरकार उनके निशाने पर जब तब रहती है, लेकिन फिर वो बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ आकर ऐसा विक्ट्री साइन दिखाते हुए फोटो खिंचवा लेते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि फिर से ये बीजेपी के साथ जाने वाले हैं या नहीं। और तो और कोई संवाद ना होने के बावजूद वो मायावती के साथ भी गठबंधन की बात कर लेते हैं कि मायावती, अखिलेश, कांग्रेस, नीतीश सब साथ आ जाएं तो मैं फोन करने पे 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाऊंगा। ये सारे ऑप्शन, ये सारे विकल्प खुले रखने की एक चालाकी भरी राजनीति है या फिर ओम प्रकाश राजभर की ये मजबूरी है कि कोई साथ ले ही नहीं रहा है तो भैया हर तरफ का दरवाजा खोल कर रखो। ये समझने के लिए आज हम बात करेंगे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनमें शामिल हैं लखनऊ से ब्रजेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं विजय उपाध्याय जी लखनऊ से। विजय जी दैनिक भास्कर अखबार के उत्तर प्रदेश में ब्यूरो चीफ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और कुमार अभिषेक जो कि यूपी तक के संपादक हैं लखनऊ में। और अब मेरे साथ स्टूडियो में है अमीश राय जो कि यूपी तक .in यानी हमारी जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहले मैं ब्रजेश जी आपसे ही समझना चाहूंगा कि वैसे तो खुद ही कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की नेता दो मुंहा सांप होता है, कब क्या बोले पता नहीं चलता है, लेकिन कुल मिलाकर ये 2024 की उल्टी गिनती के बीच ओम प्रकाश राजभर की स्थिति क्या है? उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं या दोनों हाथ खाली हैं और वो लड्डू ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहे हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक विचित्र स्थिति में फंसे हुए हैं। है क्या कि जब उनको 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बुला करके बाकायदे उनसे समझौता किया, उनको सीटें दी, उनको सफलता भी मिली और इसके बाद उनकी योगी से टकराव हो गया, योगी से। और ओम प्रकाश राजभर को ये एहसास हमेशा रहा है कि वो जो हैं पूर्वांचल की राजनीति में बहुत भारी परिवर्तन कर सकते हैं। उनके कहने मात्र से वोट जिधर चाहेंगे उधर चला जाएगा। और वो अपने को ये मान के चलते हैं कि जैसे मायावती का वोट ट्रांसफर होता है उसी तरह उनका भी वोट ट्रांसफर होता है। ये टकराव चलता रहा। समय से पहले उनको जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने बगावत की 2019 में, तो उसके बाद तो बीजेपी कुछ नहीं बोली, लेकिन अवसर की तलाश करती रही। जब उनको सफलता नहीं मिली, उन्होंने कई प्रत्याशियों को लड़ाया था और जब सफलता नहीं मिली तो उसके तत्काल बाद उन्होंने बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और समझ। उसके बाद उनकी बाजार में भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। अखिलेश किसी तरह भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहते थे, तो उसमें ओम प्रकाश राजभर को फिर बुलाया गया। ओम प्रकाश राजभर ने ये साबित करने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया कि इस तरह वो जो है एक के धुरी हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के। अब वो भाजपा को उखाड़ने के लिए सभी को ला रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं और बस उखड़ जाएगी। अब आप म्यूट पर हो? नहीं, म्यूट म्यूट पे नहीं हूँ। जी जी जी, अब आ रही है। हाँ हाँ। तो वो लगातार ये प्रयास करते रहे कि किसी तरह जो है उनकी ये समझ में आ जाए लोगों को। तो ओम प्रकाश राजभर वो केंद्र है जो सत्ता दिलाता भी है और सत्ता से उखाड़ भी फेंकता है। लेकिन 2022 थोड़ा अपशकुनी साबित हुआ राजभर के लिए और वो कांग्रेस को सत्ता नहीं दिला पाए और अखिलेश जो है चुनाव हारे। इसके बाद जो होना था वही हुआ।
जब वो सत्ता के साथ नहीं रह पाए थे तो अखिलेश के साथ कैसे रहते। अखिलेश को उन्होंने ज्ञान बताना शुरू किया कि आप हारे क्यों और आपकी कमी क्या रही। और बाकायदे जो अखिलेश उसमें बहुत ऊब गए, उनको रोज, वैसे भी अखिलेश किसी की ये है नहीं, तो उनको बताना शुरू किया कि साहब हम जो है ये नहीं कमी रही, वो कमी रही। आखिर अखिलेश ने उनसे हाथ जोड़ लिया। अब उसके बाद उनको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक बार फिर जब पूरी तरह से उनके सामने नतमस्तक होगी, उन्हें बुलाएगी। इसका उसका कारण भी था, उनके सोचने के पीछे एक मजबूत कारण ये था कि आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर है, यहाँ बीजेपी को भारी झटका लगा, वो एक सीट नहीं जीत पाए। और इसका कारण ये माना गया, जो यहाँ से रिपोर्ट गई लखनऊ से, उसमें यह माना गया कि पिछड़े वोटों में एक सेंध लग गई थी, दरार थी, राजभर अलग हो गए थे। लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद सब कुछ रिपोर्ट गई, सारा कुछ बताया गया, हार के कारण बताया गया, राजभर को कारण भी एक बताया गया। लेकिन बीजेपी में उनकी दाल गल नहीं रही है। बीजेपी में लगातार प्रयास कर रहे हैं, मिलते सबसे हैं, योगी की तारीफ कर चुके हैं, मोदी का महिमा मंडन कर चुके हैं, ब्रजेश पाठक के साथ प्रतिदिन वो रहते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य के बड़े कसम खास बताते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ रास्ता उनका नहीं खुल रहा है कि उनको प्रवेश नहीं मिल पा रहा उस गठबंधन में। अब बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी की रणनीति ये भी है कि ऐसा न करो कि फिर ये लगे इनको कि बीजेपी उन्हीं पर आश्रित है पूर्वांचल में, और वही, और इसके बाद फिर वो आगे चल के इसी तरह करने लगे। तो बीजेपी इस रणनीति से चल रही है। तो उन्होंने सबके दरवाजे खुले रखे। अखिलेश ने तो पहले ही मना कर दिया, हाथ जोड़ लिया। लेकिन मायावती, अब मायावती की राजनीति को जो उत्तर प्रदेश में जानते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि मायावती बहुत जल्दी पिघलने वाली नहीं है। वो सीटों के मामले में बहुत कठोरता से मोल भाव करती हैं, और ये कोई सोचे कि वो जितनी मांगे सीट उतनी दे दें, वो कदापि नहीं है। और जातीय समीकरणों के हिसाब से मायावती अपने को ज्यादा बड़ा नेता समझती हैं। वो जानती हैं कि ओम प्रकाश राजभर कि आज हमारे साथ हैं, कल किसी के साथ जा सकते हैं। ये रहा। फिर वो कांग्रेस के बीच में राहुल गांधी के भी काफी गुणगान करते नजर आए, प्रियंका गांधी के गुणगान करते नजर आए। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल शेयर मार्केट कुछ डाउन चल रहा है, और बाजार में ज्यादा वो चल नहीं रहा है, रंगत दिखा नहीं रही है। ओम प्रकाश राजभर काफी तलवार भांज रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं जी, लोगों को बता रहे हैं कि उनके बिना ये किला नहीं फतेह किया जा सकता। लेकिन जो उनके जिनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम्हारे बिना किला नहीं फतेह किया जा सकता। और यदि वो मान भी लेंगे तो अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहते हैं, और इसीलिए फिलहाल कोई बहुत बड़ा भाव देने को कोई तैयार नहीं। बिल्कुल। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ना ब्रजेश पाठक के साथ ओम प्रकाश, ये आज सुबह की है। जब एमएलसी चुनाव के वक्त वो वोट डालने पहुंचे ब्रजेश पाठक, तो सब चौंक गए कि ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ थे। और वोट डाल के जब निकले तो बाकायदा गलबैया करते हुए वी शेप विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं दोनों। और वहां पर जब पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की कि भैया ये कैसे आप एक दूसरे के साथ वोट डाल कर आ रहे हैं, तो सुनिए जरा ब्रजेश पाठक ने क्या कहा और ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। देखिए, गुप्त मतदान है, बूथ स्तर पर सभी लोग मिलते हैं। हम लोग सबसे देखिए, वो जानते हैं कि हार सुनिश्चित है। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के चुनाव को उन्होंने लड़ा है, और केवल धन की बर्बादी के लिए। मित्र मंडली लंबी है, और लोकतंत्र में मित्रों का हमेशा सहयोग लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी करती रही। हम लोगों ने 5 लोगों ने वोट दिया, तो उस 5 वोट का असर हो रहा है। आपने देखा कि चाहे कोई चुनाव हो, मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक छोटी पार्टी हम लोगों की है, कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव का केंद्र बिंदु बन जाती है भारतीय समाज पार्टी।
अभी इस एमएलसी के चुनाव में हम लोगों की कौन सी ताकत, लेकिन चर्चा में खाली हम ही लोग हैं। टीसीएम के साथ अब गाड़ी में आएंगे, चर्चा में तो बनेंगे? नहीं, गाड़ी में आए नहीं थे, गाड़ी में गए थे। वोट देने के बाद गाड़ी में गए तो कुछ काम था, हमने कहा कि काम है तो कहा चलिए इस समय खाली है, बैठ के फोन कर देंगे। कुछ काम हुआ, फोन करना था करके। अच्छा, किस तरफ जा रहा है सुभाषपा का वोट? अब काउंटिंग होगी तो मालूम हो जाएगा किधर जा रहा है। कहीं टीजर तो नहीं? तो सुबह नहीं, ये गुप्त मतदान होता है। वो तो मैं सवाल नहीं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सुबह वाला कहीं टीजर तो नहीं था किस ओर? नहीं, ऐसा कुछ। तो गुप्त मतदान की बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन तस्वीरों को देखकर तो ये जिसे कहते हैं ना ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य, वो लग रहा है कि वोट किसके लिए डालकर आ रहे हैं। तो खैर, इसके बाद जब अखिलेश यादव से ये पूछा गया कि भाई वोट डालने ब्रजेश पाठक के साथ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि अखिलेश यादव को जब तब निशाने पर लेते हैं और चुनावों के बाद कहते थे कि उन्हें एसी कमरों से बाहर निकलना चाहिए, तो ये एसी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने, सुनिए ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहा। जहाँ सरकार वहाँ वो है, अब उसके लिए क्या बोल सकते हैं? उनके लिए क्या बोल, उन्हें भी पिछड़ा दलित उनके लिए क्या है? अपने ही रामजतन राजभर को हरा रहे हैं सरकार के संग बैठ करके, और सुना है वो गाड़ी में बैठ करके आए। चलो एक दिन एसी की हवा मिल गई उन्हें, अच्छा रहा। एक दिन डिप्टी सीएम के साथ बैठ करके एसी की हवा, अब 1 साल ठीक रहेंगे। 1 साल उम्मीद करो ये सरकार के लिए ही काम करेंगे। तो विजय जी, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम की एसी गाड़ी की हवा ले ली है, अब 1 साल तक बीजेपी के लिए ही काम करेंगे, तो ऐसा ही होने वाला है। राजभर ये बीजेपी को भी पानी पी पी कर 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बहुत गाली दिए थे। बाकायदे मंच से इन्होंने अपशब्द कहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उन्होंने करीब 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि जीता कोई नहीं, सबकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन इनका जो दावा है, जो इनकी ताकत है, दरअसल इनकी ताकत या तो सपा के साथ जाके ही दिखती है या भाजपा के साथ जाके दिखती है। उसके पहले उन्होंने बहुत प्रयास किया था, इनके एक भी विधायक जीत नहीं पाए थे, और केवल एक जाति से कोई जीत नहीं सकता है। इसीलिए वो अति पिछड़ों की भी बात बहुत मजबूती से करते हैं और ये कोशिश करते हैं अति पिछड़े उनके साथ आ जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो जातियों का समीकरण है वो बहुत विचित्र है, और जातियों के भीतर जातियों में आपस में ऊंच नीच और छोटा बड़ा या महत्वपूर्ण होने की जो अदावत है बहुत गहरा है। ओम प्रकाश राजभर को इसलिए कभी भी जो कामयाबी मिली है वो सपा या भाजपा के साथ मिली है, और ये जो दांव चला है एमएलसी चुनाव में बीजेपी के साथ जाने का, इससे पहले काफी कुछ वो बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर चुके हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के साथ जाके वोट किया था और ये दावा किया था हमसे मांगा गया इसलिए हमने जाके वोट कर दिया। और आपको याद हो, ये वही दौर था जब सपा के साथ उनका तनाव चरम पर था, और राष्ट्रपति चुनाव में जब उन्होंने मतदान किया वहां से इनके और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ गई। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो ओम प्रकाश राजभर की सियासत को आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे उन्होंने 100 दलों का पहले गठबंधन बनाने की कोशिश की थी 2022 के चुनाव के पहले, फिर ओवैसी के साथ उसमें उनकी टीम थी, फिर ओवैसी को उन्होंने झटका दिया, फिर ये पीस पार्टी भी उसमें शामिल थी, उसको भी झटका दिया और बाद में सपा के साथ चले गए। अब ये इनकी कोशिश ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 1 या 2 लोकसभा सीटें मिल जाएं। दरअसल मैं जो देखता हूं कि निषाद पार्टी के संजय निषाद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के बीच में एक अघोषित प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें संजय निषाद आगे निकल गए हैं और ओम प्रकाश राजभर पीछे हो गए हैं। ये एक्चुअली कास्ट पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है, और संजय निषाद का बेटा जो है भाजपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। संजय निषाद खुद एमएलसी हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। संजय निषाद के 8-9 विधायक भी जीत के आए हैं, जो सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा है। और जब बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर थे तब इनको भी मंत्री बनाया गया था, लेकिन चूंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं और बहुत ही ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में कोई अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, कब ये यू टर्न ले लें, कब ये चेंज कर दें, कब किसके ऊपर हमला कर दें, मतलब भाषा से। तो ये जो इनका रवैया है, दरअसल इनकी अस्थिर राजनीति के सहारे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएं राजनीति में।
कभी कांशीराम जी कहते थे कि बार बार चुनाव होने से बसपा को फायदा होता है, तो वैसे ही बार बार पार्टी और समीकरण चेंज करने से ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि हमको फायदा होगा। एक सौदेबाजी इनकी बीजेपी से इंटरनल चल रही है, कोशिश भी है। कुछ लोग दावा करते हैं कि बात बन चुकी है, मऊ लोकसभा सीट इनको मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं भी बात पक्की नहीं हुई है, हवा में है और ये एक से ज्यादा सीटें चाहते हैं। तो इन सारे समीकरणों और संभावनाओं को देखते हुए इन्होंने विधान परिषद चुनाव में, हालांकि ये चुनाव होना नहीं था क्योंकि दो अलग अलग अधिसूचनाएं हैं दोनों सीटों के लिए, तो इस हिसाब से बीजेपी को दोनों में जीतना था। लेकिन अखिलेश ने अपने प्रत्याशी खड़े करके एक फर्क साफ दिखाने की कोशिश की कि कौन भाजपा के साथ है और कौन भाजपा के खिलाफ है। चूंकि जो लोकसभा का चुनाव है वो भाजपा के पक्ष और भाजपा के खिलाफ वाले समीकरण पे ही होना है, तो अखिलेश ने एक पॉलिटिकल मूव किया और मैं इसे एक अच्छी राजनीति मानता हूं। उन्होंने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे और चुनाव हुआ। बीजेपी को एक सीट पे 279 वोट भी मिल गए हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीतिक भविष्य है वो अगले 8 महीने में तय हो जाएगा लोकसभा चुनाव के पहले तक, और पता लगेगा कि वास्तव में वो कितने ताकत है। जी कुमार जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्योंकि आज का घटना मतलब दृश्य इसका बड़ा मजेदार है कि कैसे ओम प्रकाश राजभर आते हैं डिप्टी सीएम की गाड़ी के साथ और विक्ट्री साइन दिखाते हैं, अखिलेश का तंज। तो एक बार फिर इस बात की सुगबुगाहट जो हमारी शुरू हो गई है। मैं आपसे दो अपने दर्शकों के लिए दो चीज़ें जानना चाह रहा हूँ कि एक तो चल क्या रहा है ओम प्रकाश राजभर का, चूँकि आप उत्तर लखनऊ में हैं, अंदर की राजनीति की जानकारी है आपकी, तो क्या बीजेपी के साथ इनकी ऐसी डन डील हो गई कि अब इनको आमने सामने आने में कोई वो मतलब झिझक नहीं है, कोई हिचक नहीं, क्योंकि अब तक तो ये अंदर खाने दबे जुबान की बातें थी। तो क्या इनकी डन डील हो गई है बीजेपी से? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर ओम प्रकाश राजभर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और अखिलेश यादव भले तंज कसते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो अखिलेश के लिए सेटबैक है ना एक बड़ा। अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ पकड़ लेते हैं तो 2024 के चुनाव से पहले तो ये अखिलेश के लिए सेटबैक है, क्योंकि वो जो एक छोटे छोटे दलों के साथ उन्होंने 2022 का प्रयोग किया था वो तो डिरेल होता नजर आ रहा है ना फिर तो। बिल्कुल अमीश, देखिए ये चुनाव निश्चित तौर पर ये चुनाव नहीं होना था, लेकिन अगर ये चुनाव हुआ है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी इन दोनों से ज्यादा फायदे में अगर कोई दिख रहा है तो मुझे सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर यही दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आज इन्होंने विजयी मुद्रा में अपने हाथ ऊपर किए, जिस तरीके से आज ये डिप्टी सीएम के साथ गाड़ी में बैठ करके आए, कहीं ना कोई डील तो हो गई है। अगर ये डील कुछ नहीं हुई होती तो मुझे इस तरीके की तस्वीरें शायद ही दिखाई देती कि अपने सारे विधायकों के साथ हाथ ऊपर करके वोटिंग के बाद एक तरीके से दिखाना। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बीजेपी को भी मुझे लगता है कि 2024 के लिए एक साझेदार मिल गया, और जो खास करके पूर्वांचल के लिए बीजेपी को के लिए एक बड़ा बूस्ट है, बड़ा फ्लिप है। और कितनी सीटें हैं, 1 हैं 2 हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, या आज जब वो लोग वोट डाल करके आए तो हम और विजय जी और ब्रजेश जी सब लोग एक जगह पे ही मौजूद थे आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। तो कुछ जो हम लोगों को अंदाजा लगा, खासकर मुझे जो अंदाजा लगा वो ये कि इनकी बात बन चुकी है, और ये जरूर है कि इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सीटें कितनी मिली। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा पर हमलावर थे, और हाल के दिनों में वो एक बार फिर से मायावती को लेकर के वो अपनी बात नए तरीके से कह रहे थे, आज जो दृश्य दिख वो बिल्कुल साफ हो गया है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच डील हो चुकी है। अखिलेश यादव के लिए कुमार सर, इसमें एक और पॉइंट है, जैसे जो अगर ये बातें हो रही है, कुछ ना कुछ डील हो चुकी है, तो लेकिन इसमें एक ये भी तो चर्चा में आता है ना कि योगी नाराज हैं राजभर के वक्तव्यों से जो उन्होंने 2022 के चुनाव में दिया। जिस तरीके से वो भाजपा को लेकर हमलावर थे, उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। वैसे में योगी की नाराजगी है, तो ये राजभर की सियासत किस प्रकार की है कि योगी नाराज भी है तो भी वो ब्रजेश पाठक के साथ घूम ले रहे हैं और बीजेपी के साथ डील भी कर ले रहे हैं?
नहीं, अब गंगा में पानी बह चुका है। योगी की नाराजगी वो वाली नाराजगी नहीं रही जो 2019 के चुनाव के समय हुई थी, जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत कुछ बोला था और उसके बाद उन्होंने वो गठबंधन छोड़ करके वो बाहर चले गए थे या योगी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। मुझे लगता है कि काफी कुछ परिदृश्य बदल चुका है, बहुत गंगा में पानी बह चुका है। इन्होंने बहुत तारीफें योगी आदित्यनाथ की हैं, और अगर आप देखें तो आज के पहले, यानी कि आज जिस तरीके से गाड़ी में आए, वोटिंग की, हाथ उठाया, उसके पहले उनके कई वक्तव्य आ चुके हैं जब वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते, कसीदे पढ़ते नहीं थके हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि अब आज निश्चित तौर पर जब ये आए हैं, ऐसे तो नहीं आए होंगे, या तो उनके घर ब्रजेश पाठक गए या वो ब्रजेश पाठक के घर आए, इनकी बीच की बातचीत हुई है, और इस बातचीत में संगठन और कहीं ना कहीं दिल्ली का भी कोई ना कोई रोल, कोई इशारा जरूर रहा है, और उसके बाद ये आए हैं। तो देखिए, बीजेपी उसको थोड़ा से दूसरे तरीके से भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी भी 2024 के लिए जो तमाम कील कांटे दुरुस्त कर रही है, उसका एक पार्ट ये भी है। आपने कहा कि अखिलेश यादव के साथ इनके जो संबंध थे, और अखिलेश यादव को इन्होंने बहुत ज्यादा चुनाव के बाद भला बुरा कहा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव का कोई रोल नहीं था इनके साथ, इनके साथ गठबंधन तोड़ने में। इनके अपने इनकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि ये इनको लग गया था कि अब 5 साल तक तो अखिलेश यादव के साथ रहने का कोई भविष्य नहीं है। इनके सामने उदाहरण थे संजय निषाद, जो खुद अपने दोनों बेटों को सदन में पहुंचा चुके थे, एक सांसद, एक विधायक, खुद मंत्री। मुझे लग रहा था कि अब अखिलेश यादव के साथ इन्होंने खुद छोड़ा, और जितना इन्होंने अब अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के लिए बैटिंग की, उसका फल आज इनको मिला है। और मैं स्पष्ट मानता हूं, हालांकि मेरी कोई ऐसी बातचीत नहीं है कि मैं आपको कंफर्म बता सकूं, लेकिन मैं स्पष्ट मानता हूं कि आज का जो ये घटनाक्रम है, ये एक डील होने के बाद है। हो सकता है कि 1 सीट हुई हो सकता है 2 सीट हुई हो, कुछ भी डील हुई है, लेकिन डील जरूर हुई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और इनके संबंध भी पहले से बेहतर हुए हैं। अमीश जी, ब्रिजेश सर, मैं आपके पास आता हूँ। राजभर के सियासत पर हम लोग, जैसा कुमार अभिषेक या बाकी सारे पैनलिस्ट का भी मानना है कि कुछ न कुछ अंदर खाने में जरूर पक गया है राजभर और बीजेपी के बीच में। लेकिन अगर हम राजभर के हालिया पॉलिटिकल इलेक्शन जो उन्होंने लड़े उस पर अगर नज़र डालेंगे, जैसे निकाय चुनाव के परिणाम, उसमें कुछ इम्प्रेसिव नहीं कर पाए राजभर। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ लड़े, ऐसा एक नैरेटिव बना कि सारे पिछड़े, सारे दलित जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो जाएं राजभर ने, और इंक्लूडिंग अन्य अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल दलों ने ऐसा माहौल बनाया। लेकिन इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हुई। जब बीजेपी देख रही है कि इस तरह के सियासी परिणाम आ रहे हैं, तो क्या राजभर बीजेपी के लिए इतना महत्व रखते हैं अब आज के सियासत में कि उनके साथ बीजेपी कोई पॉलिटिकल डील कर रही है पर्दे के पीछे 2024 को चुनाव में ध्यान में रखते हुए? क्या अगर इस सवाल को मैं पलट दूं तो क्या राजभर अगर बीजेपी के खिलाफ रहे 2024 में तो क्या नुकसान पहुंचा देंगे अगर बीजेपी के वो खिलाफ ही रहे तो? देखिए, राजभर की तभी ब्रजेश जी से सवाल है। विजय सर, ये ब्रजेश सर से सवाल। अच्छा, ठीक जी सर, ब्रजेश जी कंटिन्यू करिए। देखिए ये जो छोटे दल हैं, ये वो केमिकल हैं जिसमें जब बीजेपी या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जैसे केमिकल मिलते हैं तो ये बहुत प्रभावी हो जाते हैं, तब इनका असर दिखता है। ऐसे नहीं दिखता है कि अपने में कोई ज्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन जब इनका वोट दूसरे में मिलता है तो ये कई सीटों में असर डालते हैं, कई लोकसभा सीटों में असर डाल देते हैं। तो ये तो है ही है कि छोटे दलों का अपना एक ऐसा बना कर, जो मायावती ने राजनीति शुरू की थी, वो उनके देखते देखते आप देखिए कि तमाम ऐसे दल उत्तर प्रदेश में पैदा हुए जो जाति राजनीति में के बल पर अपना प्रभाव स्थापित किए हुए हैं, बाकायदा काफी महत्व बनाए हुए हैं राजनीति में, और बड़े दल उनकी तरफ आकर्षित भी हैं। अब होता क्या है कि संजय निषाद तो पा गए, अब इनके सामने समस्या ये रही कि इतना ज्यादा बोल दिए थे कि अब वो दिक्कत इसलिए आई।
लेकिन दूसरी बात यह है कि बीजेपी को भी जरूरत है। अब आने वाले दिनों में बीजेपी ने एक ऐसा निकाला है, सूची बना रहे हैं कि किससे किसको ले सकते हैं और किसको लेना चाहेंगे प्रयास करके। उसमें विभिन्न राज्यों के लोग भी हैं, विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दल हैं, और प्रदेशों में जो छोटे दल हैं उनसे उन पर भी नजर दौड़ाई जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ सीटों पर, जैसे मैंने बताया था कि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, यदि वहां पर यदि राजभर होते तो राजभर का काफी थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ता वहां पर, और उसके परिणाम भी सामने आते। समझ, राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत ये मैंने देखता रहा हूं, मैं लगातार जो राजनीति, जो ज्यादा बोलना जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आजकल आप देखते होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य काफी जबरदस्त ढंग से ट्वीट करने लगे हैं और बयान देने लगे हैं, तो इस तरह जो बोलना भी घातक हो जाता है बहुत ज्यादा। तो वो चीज राजभर के साथ भी हुई है कि, और राजभर ने इतना बोल दिया है कि अब लोग ये संकोच करने लगे हैं कि कैसे क्या किया जाए, तो पूरी मोल तोल कर करके सारी बातें क्लियर करके ही राजभर को लिया जा सकता है। और जहां तक बीजेपी नेताओं से मिलने का सवाल है, वो लगातार मिलते रहे हैं, उनके संबंध अच्छे अब काफी लोगों से हुए हैं। मुख्यमंत्री से भी उनके संबंध उस तरह नहीं है जो मुख्यमंत्री नाराज थे, पहले बहुत ज्यादा नाराज थे, अब ऐसे नहीं है। मुख्यमंत्री से भेंट हुई है, उनके प्रशंसा भी तमाम बातें कही हैं। तो अब जो है मुझे लगता है कि बीजेपी अभी कई ऐसे समझौते करेगी उत्तर प्रदेश में भी और राज्यों में भी, जो छोटे दल हैं, क्योंकि बीजेपी ये लक्ष्य है, मऊ है, आजमगढ़ है, ये ऐसे जिले हैं, गोरखपुर है, तो जहां राजभर बहुत हैं। तो ये प्रयास करेगी बीजेपी कि इन वोटों को भी एकजुट किया जाए, छितरने ना पाए, उसके लिए बीजेपी प्रयास करेगी। और मुझे लगता है कि जो अभिषेक जी ने बताया कि इनको साथ लाएंगे, तो वो प्रयास शुरू हो गए। केवल हिचक इतनी है कि ऐसा ना हो कि ये इतनी बड़ी डिमांड रख दें, इतना ज्यादा वो कर दें कि साहब बीजेपी ने पूरा ना करना, फिर बात को अटैक शुरू करें बीजेपी पर। बीजेपी को अभी अखिलेश को निशाना बनाए, फिर बीजेपी को निशाना बनाने लगे, तो ये थोड़ी हिचक है। जी विजय सर, चूंकि ये सवाल आपने भी कैरी किया था तो इस पर आपका जवाब चाहेंगे। बस एक चीज ऐड ऑन कर रहे हैं कि राजभर जिस तरह की सियासत करते हैं, छोटे दल हैं, एक जाति की सियासत करते हैं, वैसी सियासत अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी करते हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल ग्रोथ देखें तो अनुप्रिया पटेल का पॉलिटिकल ग्रोथ तो इनकी तुलना में काफी मैसिव दिखता है हमको। तो क्या राजभर अपनी सियासत जो वो कर रहे हैं इतना महत्व रखते हैं जितना महत्व उनको बीजेपी देते हुए दिखाई पड़ रही है? नहीं, इतना महत्व बिल्कुल नहीं रखते हैं। राजभर समाज के नेता भाजपा, बसपा और समाजवादी पार्टी में भी हैं और अच्छे नेता हैं, लेकिन चूंकि ये इन्होंने शुरू से सिर्फ राजभर समाज की राजनीति की, ओम प्रकाश राजभर ने, और इन्होंने सबसे कांग्रेस के साथ तालमेल किया था 7-8 में, लेकिन वो बात बनी नहीं, फायदा उनको हुआ नहीं। 12 में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल से इन्होंने गठबंधन किया था। मुझे लगता है 2017 में बीजेपी ने जो इनके साथ तालमेल किया, उससे इनको बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो गई, और एक ऐसी पार्टी जो जिसको उटकटवा माना जाता था, वो अचानक सत्ता के केंद्र में आ गई और बहुत महत्वपूर्ण पार्टी बन गई। 17 के बाद इनके बीजेपी से भी रिश्ते खराब हुए। 19 में जब बीजेपी बहुत घिरी हुई थी, हम लोगों को या सभी को ये लगता था, सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था, बहुत घिरी हुई थी, उस समय ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ छोड़कर अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी को उतना नुकसान पहुंचा नहीं पाते जितना इनकी कोशिश थी। मऊ सीट बीजेपी हारी थी, बीएसपी वहां जीती थी, लेकिन उसमें ओम प्रकाश राजभर का उतना रोल नहीं था। अब आगे के जो 24 का चुनाव है, बीजेपी इनको साथ ले सकती है, फार्मूला क्या होगा, और साथ लेने की बात आज से नहीं हो रही है, ये तो तभी से हो रही है जब राष्ट्रपति चुनाव के समय इन्होंने वोट किया था भाजपा के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को, तो उस समय से ही चल रहा है कि इनकी डील हो गई। कई लोग ये दावा करते हैं डील हो गई, लेकिन डील है क्या? मऊ की सीट है और मऊ की सीट पर ये भाजपा ये रिस्क लेगी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल पर टिकट दे दे, या सुहेलदेव को टिकट दे और कहे सिंबल मेरा होगा,
जैसा निषाद पार्टी के साथ उन्होंने किया, चूंकि ये एक बहुत ही अनिश्चित व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखेगी और इनका फैसला उत्तर प्रदेश से नहीं होना है, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही इनका फैसला होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इनको लेके चलेगा और ये जो है पलटी मार गए तो उस व्यक्ति की राजनीति पे बहुत खराब असर पड़ेगा। अगर पाठक जी भी ये रिस्क ले रहे हैं, और मेरी जानकारी पे तो जिस दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा का रिजल्ट आया था, जब इन्होंने देखा कि सपा गठबंधन बुरी तरह हार गया है, तो उसी दिन बीजेपी से इन्होंने अप्रोच किया था कि हम आ जाएंगे अपने विधायकों को लेकर, लेकिन बीजेपी की लीडरशिप ने मना कर दिया था कि ना हम आपको मंत्री बनाएंगे, ना भी आपको आने की जरूरत है। तो कोशिश तो ये बहुत पहले से कर रहे हैं, और आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में इन्होंने कहा कि मैं जिता के लाऊंगा, फिर अखिलेश से बात करूंगा, वहां समाजवादी पार्टी हार गई, तो इनकी जो कैपेसिटी थी, बार्गेनिंग पावर जो इनकी थी, वो भी खत्म हो गई। तो बार्गेनिंग पावर इनको दिखाना पड़ेगा राजनीति में। आपको अगर आपकी बार्गेनिंग पावर है, आप में आपके पीछे वोट है, तभी आपको महत्व मिलेगा, अन्यथा एक लोकसभा सीट से ज्यादा भाजपा इनको शायद ही दे। यदि सपा बसपा कांग्रेस का अलायंस होता है, ये संभावना मैं ओपन रखता हूं, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, तब शायद ओम प्रकाश राजभर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे बीजेपी के लिए, क्योंकि एक एक वोट की जंग शुरू होगी तब, और तब शायद इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी का अलायंस नहीं होता है, तो ओम प्रकाश राजभर की बार्गेनिंग पावर बहुत कम होगी। और चूंकि ये इनका जो मिजाज है, जो इनकी पहचान है, उस पहचान के सहारे इनका भविष्य मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखता। सपा के साथ तालमेल ना हुआ होता तो शायद 0 सीट पे होते ही है, और बहुत से लोगों ने उस समय सपा के नेताओं को एडवाइस भी किया था कि ये रिस्की हैं, इनके साथ आप तालमेल कर रहे हैं, बाद में ये इधर से उधर हो सकते हैं। अगर कांटे की टक्कर हुई बहुमत को लेकर, अगर नेक टू नेक हुआ सीटों का टकराव, तो ये पाला बदल भी सकते हैं। लेकिन फिर भी अखिलेश ने इन पर न सिर्फ भरोसा किया था, बल्कि इनके कहने पे अपनी पार्टी के लोगों के भी टिकट बदले थे उन्होंने। तो एक अस्थिर और अनिश्चित राजनेता है ओम प्रकाश राजभर। और नगर निगम के चुनाव में उन्होंने बहुत कोशिश की थी, बहुत दावे किए थे, वहां भी क्योंकि आप एक जात के आधार पर कुछ कर भी नहीं सकते, तो और जबकि उस जात के नेता अन्य पार्टियों में भी हो, तो बहुत दिक्कत होती है, और इन्हीं दिक्कतों से वो रूबरू हैं। और वो कोशिश यही कर रहे हैं किसी तरीके से उनकी डील जो संभावित है या हो गई है वो पक्की रहे, अगर नहीं हुई है तो हो जाए, ये इनकी कोशिश है। और एक सीट इनको लोकसभा की चाहिए। जी बिल्कुल, वो अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि बस जान गया मैं कि तेरी पहचान यही है, तो आता है समझ में नहीं आता। तो शायद उन्होंने जी 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 ये सपा बसपा आरएलडी के जो अलायंस से ये चुनाव लड़ रहे थे, तो इनकी अपनी सीटों पे सबसे कम वोट इन्हीं को मिले थे, इनकी पार्टी को 29%, इससे ज्यादा आरएलडी के थे, और 37.15% सपा के कैंडिडेट्स जहां जहां लड़े थे उनको एवरेज वोट आया था। तो एवरेज वोटों में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी सपा गठबंधन की सबसे कमजोर पार्टी। बिल्कुल ब्रजेश जी, जैसा आपने कहा कि मऊ, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी जब एक एक सीट पर मार्किंग कर रही होगी या कर रही है, तो वहां उनके लिए राजभर की शायद कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसी से मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ बीजेपी जो है वो एक एक सीट पर मार्किंग कर रही है, ऐसे में वो अपने खुद को लताड़ने वाले नेताओं को भी उनके ऊपर भी जिसे कहते हैं कि कांटा डालकर रखे हुए हैं, जरूरत पड़ी तो ले लेंगे। और उधर अखिलेश यादव है, ओम प्रकाश राजभर ने तो साथ छोड़ ही दिया है उनके 2022 के साथी ने। हर रोज हम खबर पढ़ते हैं कि जयंत चौधरी के साथ, यानी पश्चिमी यूपी में जो एक तरीके से उनकी बैसाखी है, जयंत चौधरी के साथ भी उनकी खटपट चल रही है। तो आप अखिलेश यादव को कहां देखते हैं 2022 में? जैसे वो भाजपा के खिलाफ बिल्कुल एक विकल्प के तौर पर थे और सारा भाजपा के खिलाफ वाला वोट उन्हें पड़ा था, क्या 2024 में भी अखिलेश यादव की वो स्थिति है? है 2024 अखिलेश के लिए कारण क्या है कि वो एकमात्र ऐसे समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ाई लड़ी थी। वोट उसे कम मिला, सीटें उसे कम मिली, लेकिन एक बड़ी छलांग थी समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन यदि मैं निकाय चुनाव को आधार बनाऊं तो मुझे लगता है कि चुनौती बढ़ी है, चुनौती कम नहीं हुई है, जबकि इस चुनौती को कम होना चाहिए था।
अब इसके कारण क्या है? इसके कारण यदि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश जाएंगे तो साफ साफ नजर आता हुआ क्या था कि लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से जो इनका अपना मतदाता है, मुस्लिम मतदाता है, उसने कोई उसमें भ्रम की स्थिति नहीं थी और उसे मजबूती से समाजवादी पार्टी को लगभग 90% तक वोट दिया था। और जो सब बसपा थे उसको सिर्फ अपने उसका जाति आधार पर वोट मिल गया था, बाकी कहीं भी मुस्लिम वोट उसे नहीं मिला था। मैं लखनऊ की समीक्षा कीजिए, चाहे बलिया की समीक्षा कीजिए, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की समीक्षा कीजिए, हुआ क्या है कि यदि जो समाजवादी पार्टी जो विधानसभा चुनाव हारी, उससे एक सुबहट पैदा हुई कि क्या समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा सकती है। उधर बसपा कैडर ये समझाने में लगा हुआ है बाकायदे मुस्लिम मतदाताओं को कि हरा सकती है तो सिर्फ बहन जी हरा सकती हैं, बाकी कोई नहीं हरा सकता। यदि आप विधानसभा चुनाव को, ये निकाय चुनाव को आप देखें, अब सहारनपुर है, सहारनपुर में आप देखिए बहुत नजदीकी लड़ाई हुई है। वहां पर सहारनपुर में थोड़े वोटों की लड़ाई हुई है और बहुत कम मार्जिन से बसपा हारी वहां पर है। इसका मतलब एक नया गठजोड़ था वो, जो विधानसभा चुनाव के मुकाबले दलित और मुस्लिम वो मजबूती से एकजुट होकर गया वहां पर वोट डालने के लिए, और उसने बीजेपी के संकट खड़ा कर दिया वहां पर। इसके बाद आप मुरादाबाद देख लीजिए, इसके बाद आप मेरठ देख लीजिए, इसके बाद आप संभल देख लीजिए, इसके बाद आप अमरोहा देख लीजिए। तो जितने मुस्लिम बहुल जिले हैं वहां पर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं एक कसमुसाहट है। अब ये कारण क्या है? कई नेताओं को लगता है ऐसे ही। आप देखिए कि जो मुस्लिम नेता जो जिस तरह बयान दे रहे हैं उस सहज, इसको आप सहजता से नहीं ले सकते। इसके कुछ कारण हैं। उन्हें लगता है कि वो एक नया दरवाजा खोलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि यदि मुस्लिम वोट मिल जाए और दलित वोट मिल जाए तो वो क्या कर सकते हैं। और इसीलिए आप कल का जो आप देखिए, कल की जो घटना हुई, आजम खां को वहां उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल गया, रामपुर सांसद गए और उनके विधायक गए, वो एक ये कोशिश है, ये एहसास हो गया है समाजवादी पार्टी को कि खतरा सर के ऊपर आ रहा है। तो इसलिए बहुत आसान नहीं है, तमाम नेता इधर उधर जा रहे हैं और चुनौतियां बड़ी हैं। ऐसा न हो कि उसके वोट में जरा भी बिखराव आया तो आप समझ लीजिए फिर समाजवादी पार्टी को कहीं जगह नहीं मिलेगी। उसका एक कारण और है कि मुस्लिम मतदाताओं को लगता है कि जो जाट वोट मुस्लिम वोट, आप देखते रहे विधानसभा चुनाव में, आप तो खुद सब देख रहे थे, तो वो जो उन्हें लगता है कि जाट वोट अंत में बीजेपी के साथ चला जाता है। कुछ सीटों छोड़कर, जहां पर बहुत ज्यादा जाट मतदाता, जाट लीडर है जहां लड़ रहा है, उसको छोड़ करके तुझे लगता है कि हम तो ये तो एक वो हो गया कि मैं समर्पित हो जाऊं, मैं सब वोट भी डाल दूं, और वो नहीं जा रहे। ये भी एक अलग तरह की चर्चा है। जी बिल्कुल। विजय जी, आप अक्सर हमारे इस कार्यक्रम में ये कहते रहे हैं कि तरह का वोट उत्तर प्रदेश में है, एक वो जो बीजेपी के साथ है और एक वो जो बीजेपी के खिलाफ है, यानी वोटर ही एक विपक्ष है वहां पर। लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी के खिलाफ वाला वोटर, वही सवाल जो मैंने ब्रजेश जी से किया, वो अखिलेश यादव के साथ गया था ये सोच कर कि वो बीजेपी को हराएंगे, क्या वो आप 2024 में होता हुआ देख रहे हैं, या फिर बिखराव आएगा, या फिर मुस्लिम वोटर हो, चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़े ओबीसी हो, ये बीजेपी की तरफ ही इनका झुकाव बढ़ेगा? बना रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के खिलाफ वाले ठीक ऐसे ही वोट करेंगे जैसे विधानसभा में किया था। बीएसपी और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें हैं कि वो उनके पास वोटर वापस जाएगा। नगर निगम के चुनाव इसके बहुत बड़े सबूत है। मायावती जी के बजाय एआईएमआईएम पर मेरठ के मुस्लिम्स ने भरोसा किया। सहारनपुर की भी सीट आप देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बारीक एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि ये बात जरूर है कि मुस्लिम समाज जो 18% उत्तर प्रदेश में है, 19% अल्पसंख्यक है, जिसमें सिख, बौद्ध, जैन वगैरह भी शामिल हैं, तो करीब 18% मुस्लिम वोटर हैं। और बीएसपी का जो विधानसभा में वोट था वो 12.8% था। तो 18-12 30 ही पहुंचते हैं, इससे ज्यादा इनकी वोटिंग कैपेसिटी बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि इनके साथ जो बाकी जातियां थी वो कोई है नहीं। अब जातियां अलग अलग हैं और इसीलिए
सहारनपुर में गुर्जर और ठाकुर आमने सामने हैं और राजभर जो है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ राजभर हैं, जबकि राजभर के क्लेम और भी दल के नेता करते हैं। लेकिन सबसे जो ये जो हालात हैं जो वोटिंग की ट्रेंड की, तो मेरा मानना है कि पूरे तरीके से सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए माइनॉरिटी एकजुट रहेगी और बीजेपी के खिलाफ, जिसमें अम्बेडकराइट और दूसरे लेफ्टिस्ट कांग्रेसी, ये सब एक पार्टी के साथ ही जाएंगे। अब वो पार्टी मुझे लगता है कि फिर से सपा ही बनेगी, क्योंकि सपा के पास अपना वोट है और वो विजिबल है जिनके वोट। अच्छा, आप चूंकि सभी लोगों को पता है, इतने ज्यादा डिबेट हैं, इतने ज्यादा सोशल मीडिया कांटेक्ट है लोगों का, सबको पता है कि इस पार्टी के पास कितना परसेंट वोट है स्टेट लेवल पर। तो जो स्टेट लेवल पे जो वोट के हिसाब से ही, अच्छा लोकसभा चुनाव में पैटर्न अलग होता है, पैरामीटर अलग होता है, तो लोग उसी हिसाब से वोट करना चाहेंगे। चूंकि जो बीजेपी के खिलाफ हैं उनमें बहुत ज्यादा बेचैनी है और बेचैनी चरम सीमा पर, वो इन प्रकार किसी भी तरीके से चाहते हैं बीजेपी हार जाए और सत्ता से बाहर हो, और अपनी इस बेचैनी को किसी एक पार्टी के साथ जाके ही निकालने की कोशिश करेंगे। ये पैटर्न जो विधानसभा चुनाव में दिखा है, ये निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव में और ज्यादा स्ट्रांग होगा और ज्यादा कंसोलिडेट होगा बीजेपी के खिलाफ का वोटर। तो मैं तो इस तरह से देखता हूं कि शायद बसपा और कांग्रेस का वोट और ज्यादा कम हो सकता है और जो छोटी पार्टियां हैं उनका वोट बैंक और सिकुड़ सकता है और एक मेजर चंक समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन करती है तो गठबंधन की परिस्थितियां भिन्न होंगी, कितने नंबर ऑफ सीट किस पार्टी को देगी। जैसे बसपा और सपा के बीच में कोई डील होती है, फिर 40-40 का वो कोई डील करेंगे, कांग्रेस उसमें शामिल होगी, आरएलडी शामिल होगी। पिछली बार जैसे सपा ने आरएलडी को अपने कोटे से सीटें दी थी, तो क्या परिस्थितियां होंगी। लेकिन अगर ये इस तरह का कोई गठबंधन की रणनीति बनेगी और उसमें टकराव होगा और कोई उसमें ठीक से प्रोग्राम नहीं बनेगा, तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा। मैं एक पत्रकार के नाते और एक राजनीति पे निगाह रखने वाले व्यक्ति के नाते मेरा ऐसा मानना है, गठबंधन बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएगा, और गठबंधन नहीं होता है तो शायद कोई एक पार्टी 10 से 15 सीटें जीत सकती है। लेकिन अगर गठबंधन होता है तो चीजें बदल जाएंगी, तब बीजेपी बहुत अलर्ट हो जाएगी, बीजेपी के सपोर्टर बहुत अलर्ट हो जाएंगे और बीजेपी के जो वेल विशर हैं, जो तटस्थ हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे आप देखिए तो बीजेपी के फॉलोअर, बीजेपी के समर्थक बहुत निष्क्रिय हैं। सिर्फ वही चेहरे बार बार आपको नजर आएंगे जो चेहरे आप रेगुलर देखते हैं। उसमें कोई कॉमन मैन जो पहले एंट्री करता था, अपनी पोस्ट डालता था, कॉमन मैन उस तरीके से बीजेपी के पक्ष में खड़ा होता नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर सब इकट्ठा हो जाएंगे और इस तरह की घटनाएं, जैसी दिल्ली में अभी कल रात की जो घटना है, इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत सेंसिटिव हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है लोग, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हो गए हैं। तो उसका एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट आ जाता है और वो बीजेपी को सपोर्ट करने लगता है कि भाई ठीक है, ये महंगाई बढ़ा दें, बेरोजगारी कर दें, लेकिन कम से कम शांति से जीने के लिए माहौल तो ये दे रहे हैं। जैसा क्राइम को लेकर जो इन्होंने ड्राइव चलाया है वो बीजेपी के बहुत फेवर में, और नगर निगम चुनाव में उसका बहुत ज्यादा असर दिखाई दिया है। और जब सब पार्टियां इकट्ठा होने लगती हैं तो लोगों को लगता है कि जो ऐसे लोग जो समाज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं जिसमें जहर है, लोगों को मारना पीटना हटाना, कब्जे करना, वो सब इकट्ठा हो जाएंगे और उनको ताकत मिल जाएगी, फिर वो दिक्कत हो सकती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस माहौल में जैसा अभी परिस्थितियां विधानसभा चुनाव जैसे सबने अलग अलग लड़ा था वैसे अलग अलग लड़ेंगे तो वोट इकट्ठा हो जाएंगे और वहां पे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि जो जैसे बसपा का वोट है विधानसभा चुनाव में, ऐसा बहुत सी सीटों पे हुआ कि बसपा का जो ट्रेडिशनल वोट था वो भी स्विच कर गया भाजपा की तरफ। उसके बहुत से कारण हैं, कुछ प्रत्यक्ष कारण हैं, कुछ परोक्ष कारण हैं। लेकिन अगर वो सपा बसपा अलायंस, कांग्रेस और आरएलडी सब मिल के चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को जिताने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ सकता है इसी स्थिति में। और अगर अलग अलग सब लड़ेंगे तो ये जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो साइलेंट इनके सपोर्टर हैं, वो शायद उतनी सक्रियता न दिखाएं और शायद बीजेपी को कुछ नुकसान हो जाए। बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प बात आपने विजय जी कही है कि अगर गठबंधन जो होता है वो तय आखिर बीजेपी के पक्ष में वो साइलेंट पड़ा हुआ वोटर किस हद तक सक्रिय होता है। हमारे बहुत सारे दर्शक भी है, वीरू दास है हमारे एक दर्शक, वो भी ये कह रहे हैं, हालांकि वो सपा के नजरिए से कह रहे हैं कि सपा का जो भविष्य है वो गठबंधन पर तय होगा। तो यानी उत्तर प्रदेश में
2024 के लिए भले ही बीजेपी 80 सीटों की बात कर रही है, लेकिन अभी गंगा के नीचे से, जमुना के नीचे से बहुत पानी बहना बाकी है। और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जो एक पर्टिकुलर इलाके में कुछ सीटों पर अपना प्रभुत्व रखते हैं, वो किसके लिए फायदेमंद होंगे और वो किस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, ये अभी से तय नहीं किया जा सकता। भले ही ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश पाठक के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, लेकिन वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और वो खुद कहते भी हैं कि नेता तो दो मुहां सांप होता है और राजनीति में कुछ भी संभव है। यानी उत्तर प्रदेश में अब हर बढ़ते दिन के साथ राजनीतिक गतिविधियां जो है वो और ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा तेज होंगी। यूपी तक की नजर इन तमाम गतिविधियों पर बनी रहेगी। दोस्तों, यूट्यूब पर हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि ओम प्रकाश राजभर किसके साथ जाएंगे। विकल्प थे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। 68% लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो बीजेपी के साथ जाएंगे, 21% लोग मानते हैं समाजवादी पार्टी के साथ और 11% लोग मानते हैं बीएसपी के साथ। तो आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।